हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 2 के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम आज चैम्बरलिन की मान्यता की धारणाओं के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो को आप अवश्य देखें। तो चैम्बरलिन ने समूह के फर्मों के संतुलन की समस्या के समाधान के लिए दो मान्यताएं प्रदान की है। पहला समानता की मान्यता और दूसरा संगति की मान्यता। तो समानता की मान्यता में उन्होंने उनके अनुसार कहना है कि समूह में सभी फर्में समान लागत दशाओं का सामना करती है। फर्मों के समूह में आगमन अथवा निकासी के कारण लागत परिवर्तित नहीं होता है। चैम्बरलिन के अनुसार किसी समूह में विभिन्न फर्मों की मांग में समानता होती है। तात्पर्य यह कि उपभोक्ता की वरीयता विभिन्न कीमतों की वस्तुओं के बीच का अंतर इतना ना हो कि लागत में कोई अंतर पड़े। तो ये इन्होंने समानता की मान्यता की बात कही। दूसरा है संगति की मान्यता की बात। तो आइए जानते हैं संगति की मान्यता की बात। इनके अनुसार एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या अधिक रहने के कारण कोई एक फर्म द्वारा कीमत अथवा उत्पादन में किए गए परिवर्तन का अभाव अन्य फर्मों पर नगण्य होता है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहने का मतलब है कि कोई एक फर्म द्वारा कीमत अथवा उत्पादन में अगर घटाया बढ़ाया जा सके एक फर्म द्वारा, तो क्या होगा, ये जो प्रभाव होगा वो नगण्य होगा। अतः अन्य फर्में यह क्या करेगा, प्रतिक्रिया स्वरूप मूल्य अथवा उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। चैम्बरलिन ने अपनी व्याख्या में दो प्रकार की मांग वक्रों का प्रयोग किया। पहला बाजार मांग वक्र अथवा उसे समानुपाती मांग वक्र कहते हैं। दूसरा काल्पनिक मांग वक्र अथवा ये आत्मगत मांग। ये देखिए दोनों हैं। तो बाजार मांग वक्र, जो बाजार मांग वक्र है अथवा समानुपाती मांग वक्र, यह बतलाता है कि समूह में सभी फर्मों की कीमत परिवर्तन की प्रक्रिया एक ही दिशा में होती है, अतः वे समान मूल्य रखते हैं। आत्मगत फर्म वक्र फर्म का काल्पनिक मांग वक्र होती है। फर्म यह मान लेती है कि उनके द्वारा मूल्य में किए गए परिवर्तन से अन्य फर्में प्रभावित नहीं होंगी तथा कोई प्रतिक्रिया नहीं रखेगी। यह मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। ये देखिए यहाँ पे इस रेखा चित्र में एक्स एक्सिस पर उत्पादन, वाई एक्सिस पर मूल्य को रखा गया है। ये देखिए, ये बाजार का मांग वक्र है और यह काल्पनिक मांग वक्र है जो ये बिंदु पर आपस में काटता है। तो यहाँ पे ये बतलाता है कि डी बाजार मांग वक्र है, डी से डी जो है वह बाजार मांग वक्र है, तथा D1 आत्मगत बाजार वक्र मांग वक्र है। आत्मगत मांग वक्र है बताया बाजार में। व्यक्तिगत फर्म का आत्मगत मांग वक्र यह बतलाता है कि उसके द्वारा वो से पी कीमत में थोड़ी कमी की कोई प्रतिक्रिया अन्य फर्मों द्वारा नहीं की जाएगी, अतः उसकी मांग में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि व्यक्तिगत फर्म मूल्य वृद्धि करती है तो उसकी मांग में कमी होगी, क्योंकि उपभोक्ता कीमत न बढ़ाने वाली फर्मों की ओर आकर्षित हो जाएगी। अतः डी से D1 आत्मगत मांग वक्र, डी से D1 देख लीजिए, डी से D1 आत्मगत मांग वक्र, डी से D1 है ना। आत्मगत मांग वक्र अधिक लोचदार होता है, परंतु अगर सभी फर्में ऐसा सोच ले तो वे भी उसी प्रकार मूल्यों में परिवर्तन करेंगे और अंततः क्या होगा कि कोई भी फर्म अपने बाजार का विस्तार नहीं कर सकेगी। इस प्रकार बाजार मांग वक्र आत्मगत मांग वक्र से कम लोचदार होता है। देख लीजिए यहाँ
ये कम लोचदार है, ये अधिक लोचदार है। लोच में आप मांग की वक्र की मांग की लोच में आप पढ़े होंगे कि लोचदार कितना अधिक वो जितना अधिक ये ऊपर उठता जाएगा उतना अधिक लोचदार होगा। जब सीधा हो जाता है ऐसे तो ये इन्फिनिटी लोचदार हो जाता है, ठीक ना। और ज्यों ही ये पट ऐसे जब गिरता जाता है, ये रेखा जब गिरता ऐसे जब है धीरे धीरे गिरता जाता है, गिरते जाता है, गिरते गिरते जब खड़ा हो जाता है तो ये बेलोचदार हो जाता है। मतलब कम ये सबसे ज़्यादा लोचदार, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, और ये उससे भी सबसे कम लोचदार। ऐसा होता है मांग की लोच में। अब व्यक्तिगत फर्म का अल्पकालीन संतुलन को हम जानते हैं। व्यक्तिगत फर्म के अल्पकालीन संतुलन में इन्होंने संतुलन का शर्त हम लोग पिछले बार क्या बतलाए थे, MC = MR होना चाहिए और MC रेखा MR को नीचे से काटे। ये संतुलन का शर्त था बाजार का। तो चैम्बरलिन ने इसका प्रयोग किया और इन्होंने बताया कि जो अभी हम रेखा चित्र हम पढ़े, उससे डिफरेंस एक रेखा चित्र इन्होंने बतलाए और इसमें बोला कि व्यक्तिगत फर्म का, यहाँ ध्यान दीजिए आप, आ जाइए यहाँ, ये रेखा चित्र इन्होंने बनाए और इन्होंने बतलाए कि इस रेखा चित्र में व्यक्तिगत फर्म का काल्पनिक मांग वक्र हो तथा D1 बाजार मांग वक्र हो। देख लीजिए D से D1, यहाँ देखिए D से D1 बाजार मांग वक्र है। इसमें छोटा d और D1 जो ये है, ये रेखा छोटा d से ये रेखा, ठीक ना, ये व्यक्तिगत फर्म का काल्पनिक मांग वक्र है और बड़ा D और D1 जो है यह क्या है, काल्पनिक है, बाजार मांग वक्र है। व्यक्तिगत फर्म अपने काल्पनिक मांग वक्र के अनुसार कार्य करती है। यह जो व्यक्तिगत फर्म है वो अपने बाजार मांग वक्र के अनुसार काम करती है। कीमत उत्पादन संतुलन ई बिंदु पर है, देख लीजिए, ई बिंदु पर है द्वारा स्थापित होता है, जहाँ सीमांत MC MR को नीचे से काट रहा है और इसके बराबर हो रहा है। MC काल्पनिक MR के बराबर कहाँ पे हो रहा है, देख लीजिए, MC MR के बराबर कहाँ हो रहा है, MR यहाँ, ठीक ना, ई बिंदु पर ही बराबर हो रहा है। समता की मात्रा तथा संगति की मान्यता के अनुसार एक समूह के सभी उत्पादक M से Q, देख लीजिए, M से Q अथवा O से P, M से Q कहिए या O से P कहिए, इसको एक ही चीज़ है, मूल्य का निर्धारण करते हैं। अल्पकाल में व्यक्तिगत फर्म MNTP क्या है, ये असामान्य लाभ की प्राप्ति होता है। ये लाभ सामान्य और असामान्य लाभ और हानि की चीज़ तो हम पिछले क्लास में बतला दिए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये असामान्य लाभ की प्राप्ति होता है। चैम्बरलिन का धारणा के अनुसार कहा जा सकता है कि अल्पकाल में एक अधिकृत प्रतियोगिता में संतुलन स्थापित होने के लिए दो दशाओं का पूर्ण आवश्यक है। पहला दशा क्या है, यहाँ ये देखते हैं, यहाँ पहला दशा काल्पनिक मांग आगम वक्र MC = MR और आगम मांग D1 तथा बाजार मांग वक्र के बराबर हो, यानी कि ये और ये दोनों ये जो है ये ये MR है, ये MC है, MC MR को काट रहा है यहाँ पे, देख लीजिए संतुलन बिंदु यहाँ होगा। और ये क्या कर रहा है, दूसरा शर्त इसका क्या है, DD बाजार मांग वक्र, जो बाजार मांग वक्र अभी हमने देखा, एक ऐसे था एक ऐसे था, एक दूसरे को काट रहा है ना, ये शर्त था जो आप रेखा चित्र में देखें। यहाँ पे देखिए M बिंदु पर काटता है, कहाँ काट रहा है, देखिए यहाँ M बिंदु पर काटा है, देखिए इसको काटा है, ठीक ना, ये तरीका था। तो अब हम जानते हैं इसका समूह संतुलन क्यों। एकाधिकृत प्रतियोगिता में समूह संतुलन की व्याख्या चैम्बरलिन ने दो धारणाओं की है। जब समूह में फर्मों का प्रवेश बंद हो, जब प्रवेश बंद हो मानी कि प्रतिबंध हो, जब समूह में बाहर फर्मों का प्रवेश हो रहा हो, जब प्रवेश हो रहा हो और जब प्रतिबंध हो, तब की स्थिति में यहाँ पे रेखा चित्र में आइए, इस रेखा चित्र के माध्यम से हम देखते हैं।
समूह के प्रतिनिधि फर्म के माध्यम से समूह संतुलन की व्याख्या उन परिस्थितियों में की गई है जब समूह में फर्मों का प्रवेश बंद है। यहाँ इस रेखा चित्र में बंद फर्म की स्थिति को बतलाया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी से D1, जो छोटा डी से D1 है, ये प्रतिनिधि फर्म का काल्पनिक मांग वक्र है, और ये बड़ा डी से D1 जो है ये भी मांग रेखा है, ये बाजार मांग वक्र है। आरंभिक कीमत OP तथा QM होती है। OP तथा QM, देखिए आरंभिक जो ऊपर में हम देखे थे QM कीमत है, वो Q आरंभिक उत्पादन मात्रा है, देख लीजिए O से Q आरंभिक मात्रा है। अल्पकालीन लाभ PMNT है, देख लीजिए PMNT ये है। फर्म अपने काल्पनिक मांग वक्र के अनुसार सोचती है कि वह मूल्य में करके अपना लाभ बढ़ा सकती है, क्योंकि उसकी प्रतिद्वंदी फर्में उसके द्वारा ही की गई कीमत कटौती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगी। परंतु सभी फर्में ऐसे ही सोचती है, परिणाम स्वरूप क्या होगा, फर्में मूल्य कटौती की क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप डी से D1 बाजार मांग वक्र को अपना लेती है। ऐसा ये इस स्थिति को सभी अपना लेती है, सभी फर्म जब एक जैसा सोचते थे। ऐसा करने के में M से E बिंदु पर आ जाता है। संतुलन बिंदु क्या होगा, यहाँ पे आ जाता है, E बिंदु पर आ जाता है। दीर्घकालीन समूह संतुलन E बिंदु पर होती है। यहाँ मूल्य E से Q1 तथा उत्पादन O से Q1 होता है। असामान्य लाभ समाप्त होकर समूह की सभी फर्मों को सिर्फ सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। अब है समूह के फर्म का प्रवेश खुला होने की स्थिति में। जब प्रवेश खुला हो, जब कोई भी आ सकता है, कोई भी फर्म प्रवेश कर सकता है, और कोई भी की स्थिति जब हो, प्रवेश करने की स्थिति हो, तब समूह की दीर्घकालीन संतुलन को स्थिति रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि समूह में फर्मों का प्रवेश खुला होने पर अल्पकालीन असामान्य लाभ से आकर्षित होकर बाहर फर्में समूह में प्रवेश करेगी। इससे बाजार मांग वक्र डी से D1 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए। अब इसी चित्र को आप ले लीजिए कि जब प्रवेश करने लगेगी, ये जब अधिक से अधिक फर्में आने लगे, प्रवेश करने लगे, तब बाजार मांग वक्र क्या होगा, डी से D1 हो जाएगा, और होकर के डी से D1 की स्थिति में आ जाएगा। यानी कि ये यहाँ से देख लीजिए विवर्तित होकर के यहाँ आ जाता है, ये रेखा यहाँ से यहाँ आ जाता है ना। यहाँ वक्र दीर्घकालीन औसत वक्र LAC, यहाँ LAC को E1 बिंदु पर, LAC को E1 बिंदु पर काटेगा, पर स्पर्श करेगा, और ये बिंदु पर संतुलन OQ मात्रा उत्पादित मात्रा होगा तथा OP1 मूल्य के साथ अवस्थित संतुलन स्थापित होगा। समूह की सभी फर्में आत्मगत मांग वक्र डी से D1 के आधार पर मूल्य में कटौती करके अपना विक्रय बढ़ाने का प्रयास करेगी। सभी फर्में जो होगा ऐसा कार्य करने के लिए आत्मगत मांग वक्र डी से D1 नीचे गिरकर डी से D1 की स्थिति में आ जाएगा, और वह ई बिंदु पर संतुलन में होगा, और इस प्रकार से LAC वक्र जो होगा वो तो स्पर्श करेगा। ये तो यहाँ ये है। इन्होंने बताया कि इसका शर्त यथा ये दोनों दशाएं पूरे होने का काल्पनिक मांग वक्र D1 दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो LAC को स्पर्श करता है ना, और दूसरा बाजार वक्र D1 काल्पनिक मांग वक्र D1 एवं दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC के स्पर्श बिंदु से गुजरता है। अब आइए जानते हैं एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु विभेदीकरण। तो इसमें कहा जाता है कि वस्तु विभेदीकरण की दशा में व्यक्तिगत तथा समूह संतुलन को स्पष्ट करने के लिए वस्तु के मूल्य को स्थिर मान लिया जाता है।
वस्तु विभेदीकरण के कारण अन्य फर्मों के उत्पादन लागत में परिवर्तन हो जाता है तथा फर्मों की मांग की परिवर्तित हो जाती है। क्या होगा? तथा फर्मों की जो मांग की रेखा होगा वह भी परिवर्तित हो जाएगी। अतः उत्पादक फर्म के सामने वह वस्तु को चुनने की समस्या रखती है जिसकी लागत तथा मांग उसे अधिकतम लाभ की स्थिति में पहुंचा सके, जबकि मांग स्थिर रहे। अब वस्तु विभेदीकरण तथा व्यक्तिगत फर्म का संतुलन को हम अगले क्लास में देखेंगे। उसके अंतर्गत मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हम कोशिश करेंगे कि लास्ट क्लास हो। उसके बाद एक क्लास में अल्पाधिकार को हम देख लेंगे। उसके बाद जुएगोपोली वगैरह को भी देखेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।